नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिषेक ग्लोबल न्यूज। आज हमारे साथ हैं सचिन श्रीवास्तव जी। इनसे जानते हैं महंगाई और बेरोजगारी के बारे में। क्या हुआ है इन 5 6 7 सालों में, जनता क्या चाहती है, आइए जानते हैं सचिन श्रीवास्तव जी। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तीसरे चरण के चुनाव में जिस तरीके से जनता का रुझान सामने आ रहा है, बराबर रैलियां हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की और योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव की, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जनता ने मोड़ एक तरीके से बना लिया है कुछ बदलाव करने के लिए। मैं ये नहीं कह सकता कि बदलाव किस पार्टी के पक्ष में होगा, किस पार्टी को इसमें फायदा होगा और किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन एक जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है, जैसे मैं अगर बात करूं महंगाई को लेके, बीजेपी का जो प्रचार है पूरा, मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूं, पेपर की जितनी भी अमर उजाला, दैनिक जागरण, बड़े बड़े न्यूज़पेपर एक ही बात बोल रहे हैं। वो 5 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, वो पिछली सरकारों पर हर चीज मरने को तैयार है। जबकि पिछले 8 सालों से सरकार मोदी की चल रही है केंद्र में, 5 साल से सरकार योगी की चल रही है उत्तर प्रदेश में, कोई भी अपना हिसाब देने को तैयार नहीं है। सारे लोग, पुरानी कांग्रेस ने ये किया, सपा ने ये किया, बसपा ने ये किया। अरे भाई, अब जनता ये जानना चाहती आपने क्या किया। उन्होंने जो किया था वो 2014 में बता दिया, 19 में बता दिया और उसके बाद 2017 में यूपी वालों ने बता दिया और आपको बहुमत में ला दिया। लेकिन आपने जो ये जिस तरीके से महंगाई से आदमी इतना परेशान है, आम आदमी इतना परेशान है कि जो जमीनी हकीकत ये है कि आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, 1,000 रुपए का सिलेंडर हो गया, राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, राष्ट्रवादी हो तो 1,000 का सिलेंडर खरीद लो, ठीक। इसके अलावा सरसों का तेल, रिफाइंड, जो घर की आम जरूरतें हैं उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। और उन सबको किस तरीके से जोड़ दिया जाता है कि भाई राष्ट्रवाद, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, देश हित में आप ये महंगाई को एक्सेप्ट कर दी। जबकि 2014 में इनका बयान क्या था, महंगाई से आपको हम, महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार, ठीक। लेकिन क्या हुआ, आप पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। दूसरा, 2014 में या 17 में या 19 में सरकारी कर्मचारियों की एक जो सबसे बड़ी मांग थी कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन को बहाल करने में बीजेपी की तो कोई मतलब मंशा ही नहीं है। वो तो ठेकेदारी प्रथा पे पूरा देश को लाना चाहते हैं कि सारा काम ठेके से हो। और आपको ही पता है, ठेकेदारी प्रथा का हमेशा से पूर्ववर्ती सरकारों ने और अभी की सरकारों जो भी रहे हों, उन्होंने उसका विरोध किया। ठेकेदारी प्रथा लोकतंत्र के लिए और सरकारी महकमे के लिए कहीं पर भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जनता ने उत्तर प्रदेश में एक तरीके से मन बना लिया है और उसी को लेके अब बीजेपी के लोगों में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है और उन्हें जमीनी स्तर पर नेता संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी अभी अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नेता जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं कि उनको लोग नहीं मिल रहे। वहां पर रैलियों में कुर्सियां खाली हैं और यहाँ तक कि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और भी योगी आदित्यनाथ, उनकी रैलियों में जो भीड़ दिखाई जा रही है, शायद वो उतनी भीड़ नहीं है। मैं कुछ क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। अभी तो पश्चिम से हवा चली है, उसके बाद अभी 20 तारीख को आपका इधर कन्नौज और फर्रुखाबाद में और फिरोजाबाद आसपास का जो मध्य एरिया है, आलू बेल्ट है, वहां पर चुनाव होने जा रहा है। वहां पर भी एक तरीके से परिवर्तन की लहर है। 2017 जैसी लहर हम नहीं देख सकते वहां पर। एक तरीके से बदलाव का मूड लोग बना चुके हैं। अब ये डिसाइड 10 तारीख को होगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन इस बार जो वोट पड़ रहा है वो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं मुखर है। और इस पर जनता क्या डिसीजन देगी, ये 20 जो 7 चरण के चुनाव है वो हो जाएंगे। सचिन जी, ये बताइए, जब सांसदीय के चुनाव हुए थे
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे कन्नौज में, सुब्रत पाठक में, तो उन्होंने बोला था यहाँ पे आलू की मशीन लगाया जाएगा, फैक्ट्री लगाया जाएगा, जो कि अभी तक ना उसका मैंने कोई जमीन देखी है ना कोई फैक्ट्री देखी है। तो इस मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के लोगों ने 2017 और 19 में एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में पुरजोर तरीके से वो लोग खड़े हुए, और खड़े ही नहीं हुए, इवन उन्होंने सुब्रत पाठक जैसे आम कार्यकर्ता को भी जिताया, ठीक। लेकिन पिछले 3.5 सालों में सांसद की जो उपलब्धि है वो 0 के बराबर है। एक विकास कार्य पूरे क्षेत्र में नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है, ठीक है। विकास कार्य की बात करें तो एक भी भाजपा के लोगों के पास ऐसा कोई मतलब विकास कार्य उनके जहन में नहीं है कि जो बता सके कि नहीं ये बीजेपी ने करवाया। वहां पर वहां के क्षेत्र की एक कस्बा पड़ता है गुरसाईगंज, वहां पर कई सालों से 15 सालों से जब से वहां पर बड़ी लाइन हुई, वहां पर जनता मांग करती रही कि सांसद जी जब भाजपा से जीतेंगे तो वहां पर ट्रेनों का ठहराव होगा, बड़ी लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव होगा, जो बाहर से ट्रेनें आती हैं, क्योंकि जो वहां की जनता, वहां का आसपास का क्षेत्र है, कई तहसीलें 2 तहसीलें लगती हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर किसी नेता ने, चाहे वहां की विधायक हो अर्चना पांडे या वहां के कन्नौज के सांसद हो सुब्रत पाठक, किसी ने भी इस मुद्दे पर, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसी का एक खामियाजा मुझे लगता है कि अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है 20 तारीख को, 2 दिन बाद, वहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा, वहां पर बस स्टैंड नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो ये विकास के दावे करते हैं बीजेपी वाले, सबसे बड़ी बात देखिए, वहां पर कहते हैं कि हमें आप वोट दिए। क्यों वोट दें आपको, जब आपने उस क्षेत्र का विकास नहीं किया, उस क्षेत्र के लोगों की आपने सुध नहीं ली, ठीक है, तो क्यों आदमी आपको वोट करे? सिर्फ जात के नाम पर, सिर्फ धर्म के नाम पर आपको वोट कर दे? ऐसा नहीं है। अब देश का युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं जाग चुकी हैं, और वो ये देखती हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने झूठ बोलकर वोट लिया, और एंड ऑफ द डे जो जलती हुई लाशें थी, ऑक्सीजन के लिए लोग फोन कर रहे थे, मेरे पास कई फोन आए वहां से कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए वगैरह वगैरह। वहां के विधायक लोग गायब थे, वहां पर फोन नहीं उठा रहे थे, स्विच ऑफ था नंबर। तो इस तरीके की जो वहां पर अफरा तफरी फैली, विकास कार्य नहीं हुए, कहीं ना कहीं वहां पर जो अन्य पार्टियां वो मजबूत हो रही हैं और बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, चिकित्सा का मुद्दा है कि लोग वहां पर, आम आदमी को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती, झोला छाप डॉक्टरों की फौज खड़ी हुई है कन्नौज में, गांव देहात में आसपास के जो सरकारी अस्पताल है उनकी दशा बहुत खराब है, और कोई भी सुन लेने वाला नहीं है। मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा बीजेपी सरकार ने नहीं बढ़ाई और कम कर दी, वहां के टीचर्स को कम कर दिया, और कहीं ना कहीं उस मेडिकल कॉलेज को सिर्फ एक बिल्डिंग में तब्दील कर दिया, और वहां पर कोई सुविधा नहीं। आज भी लोग कानपुर और आपके आगरा या लखनऊ में इलाज कराने के लिए आते हैं। सपा सरकार हो या और भी सरकार हो, मेरा यही कहना है कि हर गरीब व्यक्ति को उसके गांव में, उसके शहर में इलाज मिलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जब विकास के आप लोग जब वादे करते तो उनको आप पूरा भी करें, सिर्फ चुनावी दंगल ना रहे। सचिन जी, एक बात बताइए कि बेरोजगारी पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इन 4 से 5 साल में कोविड आया, कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के परिवार चले गए, लोग जमीन पे आ गए हैं, खाने पीने के लिए नहीं है, और मीडियम क्लास का आदमी है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन इतना परस्त हो गया है कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा, सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। जैसा कि अभी आपने देखा इलाहाबाद में रेलवे के परीक्षार्थियों को कितना घर में घुस से मारा गया है, इस चीज में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, एक चीज तो हम आपको बता दें कि बीजेपी को एक तरीके से घमंड आ गया है कि जनता उनकी गुलाम हो गई है, और उन्हें ये नहीं पता ये हिंदुस्तान है, ये चाइना नहीं है, ठीक है, कि जिनपिंग साहब कुछ बोलेंगे सीधे जो है मशीनरी उनको, लोकतंत्र है, और वही लोकतंत्र का पर्व अब जो भी 7 चरणों में बीजेपी को पता चलेगा। बेरोजगारी की जो आपने बात करी, बेतहाशा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। सिर्फ दावे के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े मीडिया में इश्तहार, बड़े बड़े विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए, लेकिन
उन सबसे भला इनका नहीं हुआ। 2 चरणों में लोगों ने दिखा दिया इनको, वहां के नौजवानों ने दिखा दिया। वो एनसीआर का इलाका पड़ता है जहां पर वोट पड़ा था पहले चरण में। दूसरे चरण में भी वहां से लोग दिल्ली नौकरी करने जाते हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी की बात करें, इलाहाबाद के मेट्रो की बात करें, तो इन्होंने पिछले 5 सालों में जो बेरोजगारों को घुटने पे ला दिया है, बेरोजगारों को जो इन्होंने दिखाया है कि आप एक सिर्फ गुलाम हैं, आपको हम नौकरी नहीं देंगे, अगर नौकरी करनी है तो किसी विभाग में ठेकेदारी पे कर लो 8,000 10,000 में, उसकी भी 2-2 साल ये तनख्वाह नहीं देते हैं। इस तरीके का गुंडा राज इन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू कर रखा है। बेरोजगार सबसे ज्यादा परेशान, अगर मैं पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई अगर परेशान है तो वो बेरोजगार परेशान है, सबसे ज्यादा बेरोजगार परेशान है। उसके बाद व्यापारी, राजधानी लखनऊ राजधानी है, यहाँ पर व्यापारियों के सरेआम हत्या कर दी जाती है और बोला जाता है कि माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए। घर में घुस के डकैती होती है, हत्या होती है, और प्रशासन और शासन ये बोलता है कि माफिया छोड़कर प्रदेश भाग गए। कितना गलत प्रचार किया जाता है, लोगों के दिमाग को कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है सिर्फ धर्म और जात के नाम पर बांटकर। सचिन जी एक बात बताइए, तीसरे चरण के चुनाव चालू होने वाले हैं, अभी कल न्यूज आई है अरविंद यादव और ताहिर हुसैन सिद्दीकी ने गठबंधन कर लिया है सरकार को और मजबूत करने के लिए, तो इस चीज पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, यह बात आप कर रहे हैं कन्नौज जिले की। कन्नौज जिले में छिबरामऊ एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जहां पर ताहिर हुसैन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो टिकट के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिला और अरविंद यादव जो पहले विधायक रह चुके हैं उनको टिकट दिया गया। अखिलेश यादव ने उनको, जहां तक सूत्रों से जानकारी मिली है, उनको एमएलसी बनाकर मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है कि राज्य मंत्री का पद उनको दिया जाएगा। तो अभी कल उनका सपा के प्रत्याशी जो थे अरविंद यादव, वो गए उनके आवास पर और उनसे मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा। तो ताहिर हुसैन सिद्दीकी शुरुआत से समाजवादी पार्टी में रहे हैं और उनका जो काडर है वो सब सपा का है। उनके जो चाचा जी हैं वो सपा में विधायक रहे हैं, उनका भतीजा चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सपा बैकग्राउंड से आते हैं ये लोग। और अरविंद यादव को जो समर्थन दिया ताहिर हुसैन से, इससे पूरा जो आसपास का क्षेत्र है, जो जहां पर इनका प्रभाव रहता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद यादव को मजबूत करेगा और जो अन्य पार्टियां उनको कमजोर करेगा। और उम्मीद पूरी, जो ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल ही मेरी बात हुई थी वहां के मतदाताओं से, तो कहीं ना कहीं सपा को वहां पर लीड मिलती दिख रही है। सचिन जी एक बात बताइए, अभी भाजपा सरकार में छिबरामऊ विधानसभा से अर्चना पांडे जी विधायक हैं। इन 5 सालों में मैंने उनको ये देखा हुआ है, ज्यादा वो निकले नहीं हैं, उनके कार्यकर्ता नीचे निकले हुए हैं। आज जब चुनाव का टाइम आया है तो वो निकल रही हैं और अपने अपने बता रही हैं कि कोविड के कारण मैं नहीं निकल सकी। तो ये क्या चाहिए, आज भी कोविड है तो आज ही उनको चुनाव के टाइम में बाहर निकलना था, क्या उससे पहले नहीं निकल सकते जनता के बीच में? और उन्होंने क्या ऐसा विकास कर दिया है जो इनको विधायकी चुनाव में अब जिताया जाए? ये जीतेंगी या नहीं? देखिए, श्रीमती अर्चना पांडे जी पूर्व खनन मंत्री रही हैं, विधायिका है, वहां से सम्मानित महिला है। मैं ज्यादा कुछ उनके बारे में नहीं बोलूंगा, यही बोलूंगा कि अगर आपने काम किया होता तो आज आपको जो जहां आप जा रही हैं वहां इतनी पब्लिक कम आपको नहीं मिलती। काम करने वाले के लिए जब आप मुलायम सिंह की बात करते हैं, शरद पवार की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, तो ये ऐसे चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, तो ये सब ऐसे नेता थे जो जनता से इनका हमेशा जुड़ाव रहता था। और इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कुछ किया है और इन्हें कभी भी हिचक नहीं होती है कि ये जनता से दूर रहें। और जहां तक आपने अर्चना पांडे जी के बारे में बोला है, तो ये मोदी की लहर में जीती थी और मोदी ने गुरसाहिबगंज में एक रैली की थी 2017 में, मुझे याद है। तब उन्होंने वादा किया था कि वहां पर एक चिप्स फैक्ट्री लगाएंगे। चिप्स फैक्ट्री तो नहीं लगी, जिसका जवाब जनता वहां मांग रही है कि आपने पिछले 5 सालों में जो काम किए वही गिना दीजिए कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिलाया, कितने लोगों को आपने जो है किसानों को फायदा पहुंचाया, कितने किसान आपके यहाँ आत्महत्या करके मर गए, कितने व्यापारियों को आपने जो है, यहाँ तक कि मंडी समिति की मांग थी गुरसाहिबगंज में। अब मैंने ही कई बार अपने संगठन के ग्रेटर गुरसाहिबगंज डेवलपमेंट एक्शन कमेटी की तरफ से पत्र लिखा शासन को, इनको कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने संपर्क किया
एक भी बार इन्होंने, क्योंकि ये घमंड में चूर है नेता, बीजेपी के नेता इस घमंड में चूर है कि मोदी जी दिल्ली से आएंगे, अमित शाह दिल्ली से आएंगे और इनको जिताकर चले जाएंगे। आप भूल रहे हैं, आप इस देश के इतिहास को भूल रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। बंगाल में देखा, दिल्ली में देखा, और अब की बार आप गोवा में भी देखेंगे, उत्तराखंड में सरकार चेंज हो रही है, गोवा में चेंज हो रही है, और हम जबकि यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में भी आप देखेंगे कि इनके नेताओं को खदेड़ा हो गए, मतलब गांव से खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि इनके नेताओं ने समय रहते लोगों की समस्याओं को दूर नहीं किया, लोगों का काम नहीं किया। सचिन, एक बात आई है, 173 विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष टंडन जी खड़े हुए हैं। इनका मैं देख रहा हूं कि और भी पार्टियों के लोग जन संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका कहीं से जनसंपर्क मुझे समझ में नहीं आता है। और इनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं बस वही निकल रहे हैं, वो भी निकल नहीं रहे हैं, घर घर जाके पर्ची चौंका देते हैं जाके, बस मिल नहीं रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग, सब लोग घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार से अभी तक कोई नहीं निकला है। देखिए, आशुतोष टंडन परिवारवादी, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है और पार्टियों पर परिवारवाद, अब इनके परिवारवाद का साक्षात उदाहरण आप पूर्वी विधानसभा में आइए और आशुतोष टंडन को आप बोलिए कि साहब आप मेरे मोहल्ले में आइए, नहीं आएंगे। इनके छुटभैये नेता आपके पास आएंगे भी नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन्हें खैरात मिली हुई सीट है और ये यहाँ पर अंध भक्तों की बहुत बड़ी फौज है। तो कहने को तो ये पढ़ी लिखी विधानसभा मानी जाती है और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और आईएएस और डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, लेकिन आशुतोष टंडन पूरे 5 साल में इन्होंने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले सिर्फ सड़कों का निर्माण कराया। निर्माण भी क्या कराया, 15 दिन में ही सड़कें उखड़ने लगी। इतना गंदा, मतलब इतना भ्रष्टाचार था उस सड़क में कि 15 दिन में ही वो सड़क उखड़ने लगी। और रही जनसंपर्क की बात, जनसंपर्क तो ये कर ही नहीं रही। इन्हें पता है कि हम जीत गए, इस सीट से जीतेंगे, क्योंकि ये भाजपा की परंपरागत सीट है, यहाँ पर वो एक गधे को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, ये कंडीशन है। तो आशुतोष टंडन जी कहीं भी जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता है सीट जीती हुई है, लेकिन जनता भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं को क्या वोट करना चाहिए जो आपके दुख सुख में साथ नहीं देते हैं, जो परिवारवाद से आते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी समस्याएं क्या है। क्या ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए? वो कोई भी पार्टी से हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो सपा से हो, कि आशुतोष टंडन जी के बारे में अगर बात करें तो आप क्षेत्र में जाइए, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे दरवाजे पे ही आते हैं, कभी नहीं आते। ये चौक में रहते हैं, लखनऊ की चौक में, ठीक है। इनको मतलब इनके परिवार को गिफ्टेड ये सीट है, ठीक है, लेकिन ये कभी भी जनता के बीच में नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे थे ABC ग्लोबल न्यूज। धन्यवाद।